प्यार, नफरत और बदले की खौफनाक कहानी। वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अकीरा और संजय डरावने जंगल में सुनसान रात में फंसे हुए थे। उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी और उनके पास शहर की तरफ जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। संजय विशाल परिंदे से छिपकर कार में बैठा था और अब सो चुका था। अकीरा सिगरेट पीते हुए कोहरे भरे रास्ते पर टहल रही थी। कम कपा देने वाली सर्दी के बीच अकीरा इंतजार कर रही थी कि शायद कोई वाहन आए और वो उससे मदद मांग सके। मगर इस वीरान जंगल में अंधेरी सुनसान रात में आखिर कौन आता? कुछ सोच वो संजय के पास आई और उसके गालों पर थपकी मारते हुए बोली, संजय, ओ संजय, उठ, वो चला गया, अब कोई नहीं है, देख, उठ जा अब जल्दी। अचानक से उठते हुए संजय सकपकाया सा बोला, कौन है? अकीरा ने झट से जवाब दिया, अरे डरपोक, मैं हूँ। अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए संजय उठा। उठने के बाद उसने कार में इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर पीछे वाली सीट पर रखी हुई बोतल उठाकर वो कार से बाहर निकला। उसके बाद वो अपने हाथ में पानी लेकर मुंह पर पानी मारते हुए अकीरा से बोला, कितना टाइम हो गया है? अकीरा ने फोन पर देखकर जवाब दिया, 3:30 बज रहे हैं। अकीरा को ठंड लग रही थी। वो अपने दोनों हाथ जैकेट में डाले हुए थी। वो संजय को मुंह धोते हुए देखकर बोली, यार, तो इतनी ठंडी में मुंह क्यों धो रहा है? संजय ने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन जब से उस क्लेमेंट की आंखों में देखा है, एक अजीब सी बेसुधी सी लग रही है, वरना इतने डरावने माहौल में मुझे नींद आती क्या? फिर एक हल्की सांस लेकर वो रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए बोला, आज तो तूने बहुत बुरा फंसाया है अक्की। अब घर कैसे जाएं? गाड़ी पंचर, सर के ऊपर उस शैतान का साया और इस सुनसान जंगल में मदद के लिए भी कोई नहीं। ये सुनकर अकीरा ने झेपते हुए हाँ में हाँ मिलाई। यार, फोन पर भी नेटवर्क नहीं मिल रहा है, वरना किसी को फोन कर लेते। यहाँ से कैसे निकले समझ नहीं आ रहा है। तभी संजय का ध्यान पास ही लगे हुए एक पेड़ पर गया। उसकी पत्तियां असामान्यता से हिल रही थी। उस सुनसान इलाके में पत्तियों के पीछे की आहट डरावनी महसूस हो रही थी। ये आवाज सुनकर संजय के बदन में अजीब सी कंपकपी दौड़ गई। उसने घबराए हुए स्वर में अकीरा से कहा, वो फिर आ गया है, पक्का वो फिर आ गया है। अकीरा का भी ध्यान इस आवाज पर गया था। इससे पहले कि अकीरा संजय की बात का जवाब दे पाती, पेड़ के पीछे से फिर वैसे ही आवाज आई। ये आवाज सुनकर अकीरा के मन में भी एक डर की लहर दौड़ गई। संजय फिर एक बार अकीरा को सूचित करते हुए बोला, देखा, मैंने कहा था ना, अब हमारी ही बारी है, वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमारे लिए ही आया है। संजय डरते हुए कार की तरफ भागने लगा, लेकिन अकीरा ने अपनी जैकेट में रखी हुई टॉर्च निकाली और बिना ऑन किए ही पेड़ की तरफ कर दी। टॉर्च ऑन करने से पहले अकीरा के हाथ कांप रहे थे। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। बहुत हिम्मत जुटाते हुए अकीरा ने टॉर्च ऑन कर दी। पेड़ की डालियों के पीछे ध्यान से देखकर अकीरा ने चैन की सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोली, ओए डरपोक, बंदर है, डर मत। अकीरा ने इतना कहा ही था कि तभी उन्हें सड़क पर काफी दूर रोशनी चमकते हुए दिखाई दी। रोशनी देखते हुए संजय का चेहरा खिल गया। अकीरा के चेहरे पर भी एक हल्की सी उम्मीद भरी मुस्कान आ गई। अंधेरे को चीरती हुई एक लग्जरी कार कुछ ही देर में अकीरा और संजय के सामने आकर खड़ी हो गई। वो लाल कलर की मर्सिडीज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर संजय का मुंह फटा रह गया। मर्सिडीज का कांच खुला और अकीरा और संजय ने देखा
कि एक 25-26 साल का युवक ड्राइविंग सीट पर बैठा था। बाकी की पूरी गाड़ी खाली थी। अकीरा ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले संजय ने कहा, हाँ वो दरअसल हमारी गाड़ी पंचर हो गई। संजय ने उससे लिफ्ट के लिए पूछना चाहा, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, कार में बैठे हुए युवक ने कहा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ। वैसे भी शहर बहुत दूर है, इतनी दूर तक पैदल नहीं जा पाएंगे आप। अच्छा होगा कि आप मेरे साथ बैठ जाएं, और फिर शहर तक के सफर में मुझे भी किसी की कंपनी मिल जाएगी। उस युवक का जवाब दिए बिना अकीरा कुछ सोचने लगी। अकीरा को अपने ख्यालों में खोया देखकर वो युवक फिर बोला, इस जंगल में और कुछ नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए कह रहा हूँ, आइए। कहते हैं कि इस जंगल में बहुत चमगादड़ हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। चमगादड़ के बारे में सुनकर संजय के चेहरे पर फिर अजीब सी शिकन आ गई। उसने अपना कैमरा बैग उठाया और वो जल्दी से जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ गया। अकीरा भी पीछे की तरफ बढ़ने लगी, तो इस युवक ने आगे का दरवाजा खोल दिया और मजबूरन अकीरा को आगे बैठना पड़ा। कार में बैठने के बाद अकीरा का ध्यान उन्हें लिफ्ट ऑफर करने वाले उस लड़के पर गया। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ वो नौजवान देखने में काफी सुंदर लग रहा था। उसका कद सामान्य से ऊंचा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा साफ रंग का और हल्का लंबा, नुकीला, उभरा हुआ सा था। वो एक काले रंग के शानदार महंगे सूट में था और बहुत आकर्षक लग रहा था। उसके एक हाथ में कीमती घड़ी तो दूसरे हाथ में सोने का भारी सा ब्रेसलेट था। उस युवक को गौर से देखने के बाद अकीरा समझ गई कि इस शानदार चमचमाती हुई कार का मालिक वही लड़का है। अकीरा कार को गौर से देखने लगी। इतनी लग्जरी कार में वो पहली बार बैठी थी। अकीरा ने देखा कि रियर व्यू मिरर ढका हुआ था। अकीरा ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी उस युवक ने अकीरा को अजीब से अंदाज में टोका, उसे मत खोलिए। अकीरा ने झट से अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, आई एम सॉरी। अकीरा को ये व्यवहार अटपटा लगा। संजय को भी ये बात थोड़ी खटकी। युवक समझ गया कि अकीरा और संजय उसे अटपटी नजरों से देख रहे हैं। उसने सफाई दी, दरअसल वो शीशा टूटा हुआ है। उसके बाद एक खामोशी सी छा गई। आपस में किसी की कोई बात नहीं हुई। सुनसान सड़क को पार करते हुए गाड़ी चलती रही। आसमान में हल्की हल्की लालिमा छाने लगी। शहर आ गया था। अकीरा की आंखों पर नींद झूल रही थी। वो अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका ध्यान गया कि वो युवक उससे अजीब तरह से घूर रहा था। जब अकीरा ने उसे ध्यान से देखा तो वो झेपते हुए बोला, कहाँ जाना है आपको? अकीरा ने झट से जवाब दिया, बस अगले चौराहे पर ही उतार दीजिए। युवक ने अगले चौराहे पर गाड़ी रोक दी। अकीरा ने कार से उतरते हुए संजय को बाहर आने का इशारा किया। सामान को उठाते हुए संजय भी नीचे उतर आया। दोनों को कार की खिड़की से देखते हुए युवक बोला, तो आप यहाँ रहती हैं? अकीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो एक्चुअली पास ही में ऑफिस है हमारा। मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। अकीरा, ये है संजू, आई मीन संजय, ही इज माई कलीग। युवक ने भी बहुत सौम्यता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो नाइस, वैसे मेरा नाम अभिमन्यु है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना कहते ही अभिमन्यु ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अकीरा और संजय उसे जाते हुए देखते रहे। शहर को पार करते हुए अभिमन्यु ने एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली के बाहर पहुंचकर कार रोक दी। आखिर कौन है अभिमन्यु और वो इस पुरानी हवेली में क्यों आया है? क्या अभिमन्यु कोई रहस्यमय व्यक्ति है? जानने के लिए सुनते रहें वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। और हाँ, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें।
सुन रहे हैं कहानी वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर, जो उन सभी को उठा कर ले गया। वहां से भागने की कोशिश करते हुए अकीरा ने देखा कि उसकी कार पंचर थी। संजय और अकीरा जंगल में फंसे हुए थे। इसके बाद अभिमन्यु ने एक सुनसान हवेली में आकर अपनी कार रोकी। अब अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा था। हवेली के चारों तरफ कटीली झाड़ियां थी और देखने पर ऐसा लगता था कि इस हवेली में सालों से कोई ना रहता हो। लेकिन हवेली ऐसी दिखती थी जैसे अपने समय में बहुत आलीशान रही हो। गाड़ी से उतरने के बाद अभिमन्यु ने एक नजर हवेली को देखा। हवेली को देखते हुए अभिमन्यु की आंखों में एक गहरी तसल्ली थी। देखकर ऐसा लगता था जैसे अभिमन्यु अपने घर आया हो। ऊंची ऊंची झाड़ियों के बीच में बने हुए एक पतले से रास्ते को पार करते हुए अभिमन्यु हवेली के अंदर चला गया। नीचे से पूरी हवेली खंडहर थी। कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे देखकर ऐसा लगता हो कि इस वीरान हवेली में कोई रहता भी होगा। मगर अभिमन्यु सीढ़ियों पर चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर में पहुंच गया, जैसे उसके लिए ये जगह नई नहीं हो। सेकंड फ्लोर में पीछे एक छोटे से कॉरिडोर को पार करने के बाद एक कमरा बना हुआ था। अभिमन्यु सीधा उस कमरे में चला गया। वो एक व्यवस्थित कमरा था। एक कोने में बुक शेल्फ में खूब सारी किताबें थीं। उसके बगल में एक बड़ी खिड़की थी जिस पर खूबसूरत पर्दे लगे हुए थे। कमरे में सिर्फ एक छोटा बल्ब था जिसकी मध्यम रोशनी कमरे के कुछ ही कोनों तक पहुंच पा रही थी। वहीं खिड़की के पास में क्लेमेंट और उसके दोस्त चेन से बंधे हुए थे। जब अभिमन्यु कमरे के अंदर गया, वो चारों एक साथ उसे देखकर गुर्राने लगे। वो चारों एक दूसरे से सटकर बंधे हुए थे। वो छूटने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चेन को तोड़ने की उनकी हिम्मत नहीं थी। अभिमन्यु ने कमरे के दूसरे कोने से एक कुर्सी उठाई और क्लेमेंट के सामने आकर बैठ गया। क्लेमेंट और उसके साथी अभी भी उसी तरह से गुर्रा रहे थे। अभिमन्यु ने कुर्सी पर बैठते हुए क्लेमेंट को गुस्से से घूरा। ये देखते ही क्लेमेंट ने तत्काल गुर्राना बंद कर दिया। क्लेमेंट के सभी साथी अभिमन्यु को देखते हुए सकपकाए हुए से बैठ गए। क्लेमेंट ने भले ही गुर्राना बंद कर दिया था, लेकिन वो अभी भी बड़ी बड़ी नफरती आंखों से अभिमन्यु को देख रहा था। क्लेमेंट ने गुर्राते हुए अभिमन्यु से कहा, क्यों पकड़ कर लाए हो तुम हमें यहाँ? अभिमन्यु हल्का आगे की तरफ झुका और अपनी कोहनी घुटने पर रखते हुए बोला, इसीलिए कि तुम मुझे बता सको कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है, क्योंकि पहले तुम भी एक आम इंसान रहे होंगे। तुम्हें इस तरह दरिंदे में बदलने वाला कौन है? क्लेमेंट के चेहरे पर डर और घृणा के भाव थे। वो चेन से बंधे हुए अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए हंसने लगा। जब वो हंसा तो उसके बगल के 4 लंबे नुकीले दांतों ने उसकी हंसी को खूंखार बना दिया। हंसते हंसते ही उसने कहा, भूल जाओ कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। अभिमन्यु ने फिर घूरते हुए पहले से ज्यादा गुस्से में पूछा, तो तुम नहीं बताओगे कि आखिर वो कौन है? इस बार फिर अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए क्लेमेंट झेप गया, लेकिन फिर वो छोटी सी मुस्कान के साथ दृढ़ स्वर में बोला, कहा ना, नहीं बताऊंगा। क्लेमेंट का ये जवाब सुनकर अभिमन्यु तमतमा गया। उसका चेहरा काला पड़ गया। गुस्से में उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। उसके भी नुकीले बड़े दांत
बाहर की तरफ निकल आए थे, लेकिन वो उन सभी से कई गुना ज्यादा खूंखार दिखाई दे रहा था। उसने भारी आवाज में चीखते हुए कहा, बताते हो या अब भी तुम्हें मसल दूं? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे पास और भी रास्ते हैं ये पता करने के लिए कि वो कौन है, और फिर मुझे तुम्हें जिंदा छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेहतर यही होगा कि तुम लोग साफ साफ बता दो वो कौन है। अभिमन्यु का ये रूप देखकर क्लेमेंट और उसके सारे साथी थरथरा गए। वो अंदर से कांपने लगे। क्लेमेंट भी बहुत ज्यादा डर गया। उन सभी को डरा हुआ देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कान आने के साथ ही वो पहले की तरह सामान्य हो गया और हंसते हुए बोला, बस मैं नहीं डर गई। डरे हुए क्लेमेंट ने बहुत हिम्मत जुटाकर अभिमन्यु से पूछा, क्यों ढूंढ रहे हो तुम आखिर उसे? तुम उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो बहुत खतरनाक है। अभिमन्यु ने घूरते हुए कहा, अभी तक तुम्हारी होशियारी खत्म नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अकड़ कैसे सीधी करनी है। इतना कहते हुए अभिमन्यु उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। पहले जब अभिमन्यु खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ तो क्लेमेंट और उसके साथी उसे भौचक से देखते रहे कि आखिर ये कर क्या रहा है। लेकिन जब अभिमन्यु ने पर्दा सरकाना शुरू किया तो क्लेमेंट और उसके सारे साथियों के बदन में एक सिहरत सी दौड़ गई। वो जान गए कि अब अभिमन्यु क्या करने वाला है। क्लेमेंट ने चीखते हुए कहा, नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अभिमन्यु ने नजरें उचकाते हुए कहा, तो बताओ फिर कि आखिर वो कौन है? कांपती हुई आवाज से क्लेमेंट ने कहा, वो तुम्हारे ही जैसा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। उसके बाद क्लेमेंट के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान दौड़ गई। उसने आगे अपनी बात जारी रखी, लेकिन वो तुम्हारे जैसा कमजोर नहीं है। वो ऐसे अकेले जिंदगी नहीं जीता, बल्कि उसकी एक बड़ी सेना है, हमारी तरह पिशाचों से भरी हुई। जैसे जैसे क्लेमेंट अपनी बात आगे बढ़ाता जा रहा था, अभिमन्यु का चेहरा फिर काला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखों में नफरत बढ़ती जा रही थी। क्लेमेंट को बीच में ही टोकते हुए अभिमन्यु ने पूछा, कहाँ से आया है वो? क्लेमेंट ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया है और कौन है। हाँ, मगर इतना जरूर पता है कि तुम अगर उसका पीछा करना नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारा बुरा हाल करेगा। देखना, छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें। क्लेमेंट की ये बात सुनकर अभिमन्यु ने झटके से पर्दे को खोल दिया और मन में बुदबुदाते हुए बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो मुझ तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। पर्दा खुला हुआ देखकर क्लेमेंट चिल्लाया, नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, हमें और कुछ नहीं पता। हाँ, हमें जाने दो, प्लीज 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 हमें जाने दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्लेमेंट और उसके साथियों की आवाजें आती रही, लेकिन अभिमन्यु ने उनकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और पर्दा खुला हुआ छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। आखिर खिड़की का पर्दा खोलने से क्लेमेंट इतना क्यों घबरा रहा था? अभिमन्यु किसको ढूंढ रहा था? क्लेमेंट किस पिशाच सेना की बात कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहे वैम्पायर, एक अनदेखा शैतान, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। और हाँ,